नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम ओनली आईएएस के एनवायरनमेंट सीरीज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और जो हमारे बचे टॉपिक हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट का, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज जो आपका टॉपिक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर चर्चा की जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और खास बात इसमें ये है कि एग्रीकल्चर का जो टॉपिक होता है यूपीएससी के मेंस में, थोड़ा सा अगर आप पीवाईक्यू पर एनालिसिस करेंगे तो काफी वेटेज रखता है। अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इसलिए डिफरेंट डायमेंशंस इस टॉपिक का आपको कवर होना चाहिए। और ज्यादातर आप देखेंगे क्या क्या इश्यूज एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व रहती है। एक तो ये होता है फार्मर्स की इनकम को लेकर, दूसरी बात इन्वायरमेंटल कंसर्न्स विद द एंगल लाइक जो हम क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है, वो क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है। जैसे राइस और व्हीट की कल्टीवेशन हम करते हैं, एक्सेसिव वाटर का यूज होता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे बहुत सारे क्रॉप्स से ग्रीन हाउस इमिशंस होते हैं। राइस की अगर हम बात करें, राइस की फील्ड की बात करें, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो एक्चुअल में जो आपका वाटर डोमिनेटेड फील्ड है, तो बिकॉज ऑफ एनारोबिक और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर डोमिनेटेड एग्रीकल्चरल फील्ड, तो आपके मीथेन इमिशंस भी होते हैं। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये एक कंसर्न आ जाती है। और ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट क्लाइमेट पर क्या है, हमने ऑलरेडी डिटेल से लेक्चर में डिस्कस किया है। तो अगर आपने हमारे उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप देखिए और फिर आप ट्रांजिट करिए करंट लेक्चर में, क्योंकि ये वन पॉइंट टू अनदर कनेक्टिंग द डॉट भी है कि आप कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। जितना कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, जितना लिंकेजेज स्टैब्लिश होगा टॉपिक्स में, उतना बेनिफिशियल आपके एग्जामिनेशन के लिए होगा। ये बात आप सुनिश्चित कर ले। तो थोड़ा सा हमने ओवरव्यू दे दिया ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। चलिए अब शुरुआत करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द सीरीज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर करें। किसी प्रकार की डाउट हो, समस्या हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर हेयर। हम जितनी भी कोशिश करें आपके हेल्प के लिए वो करेंगे, बस आपको भी हमें सपोर्ट देना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक कहानी हम आपको थोड़ा सा फिर से समझाना चाहेंगे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, कि आपको पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई है वो नियोलिथिक पीरियड में हुई थी। नियोलिथिक पीरियड में जो लोग थे उससे पहले वो हंटिंग करते थे। हंटर गेदरर, पेड़ पौधे में फल लगे हुए हो उसको तोड़कर खा लिया, मतलब एक जगह पर खेती करने की हैबिट नहीं थी। लेकिन जब ये दिमाग आया कि भाई एक जगह रहकर भी हम फूड को उपजा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो कल्चर धीरे धीरे इनेबल हो गया और लोगों के हैबिट में इंटीग्रेट हो गया। तब से आप देखेंगे कि जो कंसेप्ट है विलेज का, या फिर एक जगह पर रहना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना, वो एक स्टेबल विलेज की तरफ लेके गया। तो आज जो आप एग्रीकल्चर देख रहे हैं वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एक्चुअली नियोलिथिक पीरियड से ही है। क्या चेंजेज हो गए वहां से लेके अब तक में, तो दो मेजर चेंजेज आपको हम बताते हैं। एक तो ये है कि भाई जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी वो अब मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में तब्दील हो गई है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या होती थी, नेचर फ्रेंडली, मतलब कोई केमिकल्स का यूज तो होता नहीं था, साथ के साथ जो आपके नेचर के तरफ से इनपुट्स मिलते थे उसी को एग्रीकल्चर में यूज किया जाता था और फिर प्रोडक्ट्स निकाले जाते थे, आउटपुट किए जाते थे। तो फार्मिंग विद द नेचर दैट टाइम। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रो हुआ, धीरे धीरे
जैसे जैसे हम मॉडर्न इरा में आते चले गए तो आप ये भी देखेंगे कि अर्बनाइजेशन हुआ, वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग मटेरियल्स या फूड के लिए डिमांड बढ़ी। तो वैसे में तो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है उसके डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया जाए भाई, तो कुछ इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, कुछ इस प्रकार की प्रोसेस शुरू की जानी थी। तो आप देखेंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का कंसेप्ट आ गया, उसके साथ साथ एरिया एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। उसके बाद कुछ नए नए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी हुए, तो आजकल हम ड्रोन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ओके। और खासकर हम हाइड्रोपोनिक्स की दुनिया में भी जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन ये जो दो चीजें हुई, इसमें से जो दूसरी चीजें की बात हमने की, उसने कहीं ना कहीं दिक्कत क्या खड़ा कर दी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। मतलब इन्वायरमेंट पर जो असर है वो कहीं ना कहीं निगेटिव वे में। जैसे आप समझे कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं उससे सॉइल की जो क्वालिटी है लॉन्ग टर्म में वो डिग्रेड हो जाएगी। तो एक समय के बाद जो क्वालिटी सॉइल रखता था वो क्वालिटी नहीं रह पाएगी, तो उसके कारण भविष्य में हो सकता है कि प्रोडक्शन में भी गिरावट आ जाए। दूसरी बात क्या होगी कि भाई ज्यादा से ज्यादा फिर फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो हमें बढ़ानी है। तो क्वालिटी डिग्रेड हो रही है तो क्या होगा, और ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करो, और ज्यादा केमिकल्स यूज करो। दूसरी बात हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि भाई इतने लार्ज स्केल पर जो आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है, क्लाइमेट पर भी वो निगेटिव असर डालते हैं। इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस का भी इमिशन हो रहा है। उसके बाद जो भी हम केमिकल्स यूज करते हैं प्लांट्स में वो जाता है और प्लांट्स के माध्यम से हमारे में भी आ सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बायो एकुमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, इसके बारे में हो सकता है आपने सुना होगा। ये दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। तो जो हम प्रोडक्ट्स पा रहे हैं उसके कारण क्वालिटी भी कंप्रोमाइज हो रही है एंड इट कैन लीड टू हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। तो ये सब समस्याएं आई। अब क्या हो रहा है, वापस से जो आपके डेवलप कंट्रीज हैं वो फिर से ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि भाई समस्या तो विकराल है, तो क्यों ना हम वापस से ऑर्गेनिक की तरफ चल जाए, यानी कि नेचर बेस्ड फार्मिंग की तरफ चल जाए, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रिड्यूस किया जाए फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये कुछ ट्रांजिशन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, वो सब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि समस्याएं हैं उसका समाधान निकालने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके खोजे जा रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक ओवरव्यू थोड़ा सा, ये इस बुकलेट में नहीं है, लेकिन बताने का मकसद यही था कि आप इसको ऐसे से भी जोड़ सकते हैं, आप इसको इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी का भी कुछ रोल हमने बताया तो लिख सकते हैं। आप कहीं पर भी जरूरत पड़े पॉइंट्स को लिंक करना सीखिए, काफी मजा आएगा आपको पढ़ने में भी और फिर आंसर राइटिंग में भी। मोनोटोनस नहीं रहना है, ठीक है। तो जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है इट इज वन ऑफ द वे कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर पर उसको कम किया जाए। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम करते क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाता है। उसके साथ साथ जो एक्सेसिव केमिकल्स या फर्टिलाइजर सब यूज करते हैं उसको कम किया जाता है, सो दैट हम प्रेजेंट नीड को तो फुलफिल करेंगे ही, फ्यूचर जनरेशन्स के भी नीड को फुलफिल कर सके। आप समझिए कि कल को सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाएगी तो भाई फ्यूचर जनरेशन्स किस लैंड पर आश्रित रहेगा, प्रोडक्शन की क्या हाल हो सकती है।
इसलिए ये जरूरी है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के दिशा में हम जाएं। और इसमें बहुत सारे चीजें शामिल होती है, लाइक बैलेंसिंग द करेंट फूड प्रोडक्शन विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, अवॉइडिंग सॉइल डिग्रेडेशन एंड इन्वायरमेंटल हार्म। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें हम केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते हैं, करते हैं, बट उस चीज को भी ध्यान में रख के कि इन्वायरमेंट पर ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, प्रॉफिट भी रहे, सोशल इक्विटी भी प्रमोट हो, और हमारा इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन भी हो, और इन्वायरमेंटल हेल्थ भी मेंटेन्ड रहे। ओके, जैसे आप देखिए क्या क्या चीजें यूज हो जाती है इसके अंतर्गत। एक है आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि भाई एक बार हमने लेट्स से कि गेहूं का खेती कर लिया, अब उसके बाद हमने पल्सेस दाल का खेती कर लिया, उसके बाद हमने कोई तीसरे क्रॉप का खेती कर लिया, राबी का मतलब राबी नहीं, बाजरा का कर लिया, ठीक है, मेज का कर लिया। तो ये जो क्रॉप रोटेशन होता है ना, ये सॉइल के फर्टिलिटी को रिबाउंस कर देता है, ताकि जो फर्टिलिटी में कंप्रोमाइज हुई थी वो नेक्स्ट क्रॉपिंग के बाद वो वापस से आ जाए। उसके बाद देखिए मिनिमम टिलिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करते हैं, एज वेल एज ये जो हमने बताया फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, इसको कम यूज करना है। अब बात करते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्या कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वैसे तो बहुत ही आसान चीजें हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। एक तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो भाई इन्वायरमेंट का कम से कम डिग्रेडेशन हो, लैंड है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, इन सब पर मिनिमम इम्पैक्ट एग्रीकल्चर का पड़े। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ये भी इंश्योर करना है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं उसका भी नुकसान ना हो, यील्ड इंक्रीज किया जाए। उसके बाद सोशल सस्टेनेबिलिटी, इसके अंतर्गत सोशल जस्टिस को इंश्योर करने की बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल एंड अनसस्टेनेबल इनपुट्स, ताकि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को हम कम कर सके। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, ये भी एक अच्छा कीवर्ड जो आप यूज कर सकते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल जो हमारी करंट लाइफ स्टाइल है उस हिसाब से जो अर्थ रिसोर्स जनरेट कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है या फिर कम कर रहा है। अगर कम कर रहा है, इसका मतलब हमारी जो कंजम्पशन नीड्स है वो काफी ज्यादा हो गई, एक्सप्लॉयटेटिव हो गई, तो इकोलॉजिकली वो सस्टेनेबल नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि एक एरिया है जहां पर खेती की जा रही है, ठीक है। अब उस लैंड में हम 2 मेट्रिक टन, मतलब मान के चलिए कि एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर, मेट्रिक टन तो वेट हो गया, हम वॉल्यूम में बात करेंगे। मान के चलिए कि एक एरिया है जहां पर खेती की जाती है और वहां पर 2000 लीटर क्यूब, मतलब 2000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन उस एरिया में जो पानी नेचर जनरेट कर पाता है पता चला कि 1000 लीटर ही है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई कैपेसिटी जनरेट करने की कम है लेकिन यूज काफी ज्यादा हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ग्राउंड वाटर वहां की खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो रिकवरी हो रही है वो तो कम हो रही है एज कम्पेयर टू द यूज। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अनसस्टेनेबल यहाँ होगा और भविष्य में यहाँ पर ग्राउंड वाटर की क्राइसिस आ सकती है। ओके, यही होता है आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, और ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इसको कम करना जरूरी है। उसके बाद आप देखिए लेवरेजिंग द फार्मर एक्सपर्टीज फॉर सस्टेनेबिलिटी, यानी कि फार्मर्स के जो डिफरेंट नॉलेजेज हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है उसको यूज किया जाए। उसके बाद प्रमोशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके अंतर्गत ये होता है कि
जैसे आप देखिए हम फर्टिलाइजर केमिकल सबका यूज करते हैं, तो इससे जो अच्छे कीड़े मकोड़े हैं जो सॉइल के हेल्थ को मेंटेन करते हैं, जो फसल को उतना नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड सब छींटने के बाद ये सब भी मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिनेशन में भविष्य में दिक्कत आ सकती है। ओके। और ये जो इंसेक्ट सब होते हैं वो बैलेंस करते हैं सॉइल के हेल्थ को। तो भविष्य में और ज्यादा हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स देने की जरूरत हो जाएगी अगर ये सब नहीं रहते हैं, इन सब की एक प्रकार से लॉस हो जाती है। ओके। उसके बाद देखिए वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम वाटर यूज एफिशिएंसी करते हैं। ड्रिप इरिगेशन हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया। तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि हम कम वाटर यूज करके उतना ही प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं जितना हम पानी बहा देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। ओके। काफी बेनिफिट है और भारत के लिए तो काफी बेनिफिशियल है। आप ऐसे सोचिए कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन हमारे बहुत सारे राज्य में है और मेजोरिटी ऑफ द वाटर वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज हो जाता है। जो ग्राउंड वाटर है, मेजोरिटी ऑफ द वाटर एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ऐसे में वाटर इफिशिएंसी लानी जरूरी है और ये सब जो तकनीक है, ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब अच्छा तरीका है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। अब थोड़ा सा आप रिकॉल करिए क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इसका एकदम यूज नहीं किया जाता है या फिर बैलेंस में यूज कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आखिरकार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जरूरत क्यों है, वाई वी आर प्रिफरिंग टुवर्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और अगर अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर क्या है, इसका इम्पैक्ट सोशल इक्विटी पर क्या है, इसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल एंगल से भी सोचिए। क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए भी पॉलिटिसाइजेशन किया जाता है। वोट बैंक, जब इलेक्शंस नजदीक होते हैं तो फार्मर्स के लिए बहुत सारे इंसेंटिव सब अनाउंस किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में फार्मर के इश्यूज नहीं सॉल्व होते हैं। अभी जैसे देखिए डबल इनकम करने का टारगेट था, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हुआ। ओके। तो कुछ कुछ हर्डल्स हैं, मतलब आप समझिए कि पॉलिटिकल एंगल भी शामिल होता है। तो हम थोड़ा सा आयाम को बढ़ाने का कोशिश करते हैं ताकि आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिले चीजों का। अब चलते हैं हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये जो कंसेप्ट है वैसे तो नया है, लेकिन इसको थोड़ा सा जोड़ कर देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग की ही तरह है, लेकिन उसमें से कुछ चेंजेज है। क्या चेंजेज हैं एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले कीवर्ड को तोड़ते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। वैसे तो इसमें क्लेम किया जाता है, जो इसके प्रवक्ता है, ये क्लेम किया जाता है कि आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। हालांकि ये सच बात नहीं है, बट इसमें कॉस्ट मिनिमाइज किया जाता है, क्योंकि जो आपके इनपुट्स लगते हैं, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, वो इसमें इस्तेमाल ही नहीं होते हैं। जैसे काव है तो काव का डंग, काव यूरी, इन सब का इस्तेमाल करके ये पेड़ पौधों पर यूज किया जाता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसमें हम क्या कर रहे हैं आप देखिए, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर एक्सटर्नल इनपुट्स लाइक केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इस कंसेप्ट के ओरिजिनेटर सुभाष पालेकर को माने जाते हैं। 1990 से ही इस कल्चर को प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा। हालांकि ग्राउंड लेवल पर पेनिट्रेशन काफी ज्यादा नहीं है अभी इसकी, इस पर काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में
4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आते हैं और इस प्रिंसिपल्स को आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। एक है आपका जीवामृत, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सॉइल्स को न्यूट्रिएंट्स के साथ ट्रीट किया जाता है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज को इनहांस किया जाता है लाइक अर्थवॉर्म, क्योंकि ये सब क्या है कि सॉइल की क्वालिटी सबको इम्प्रूव करते हैं, साथ के साथ फंगल और बैक्टीरियल डिजीज से भी ये प्रिवेंट करते हैं। तो एक है जीवामृत, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द सॉइल हेल्थ। उसके बाद बीज अमृत, इट इज रिलेटेड टू द सीड हेल्थ। इसमें क्या होता है, सीड की कोटिंग की जाती है, किस चीज से, तो काउ यूरिन, काउ डंग, जैगरी, इन सब को मिक्स करके सीड की ट्रीट कर दी जाती है, ताकि ये अगर सॉइल में जाए तो, चूंकि ये जो सीड होते हैं ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं डिजीज को लेकर, तो कोई डिजीज इन्हें नुकसान ना करे उसके लिए ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कौन, बीज अमृत। ओके, तो आप देखिए, safeguards the young roots from the soil borne and seed borne disease effectively। उसके बाद आता है आपका अचुदना या फिर मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है कि भाई जो सॉइल है ना, तो जो आपके स्टेबल्स होते हैं, घास फूस हो गए या फिर एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, जो ऑर्गेनिक ही होते हैं, तो उसको कट पीस करके सॉइल पर छीट दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब भी पानी पटाया जाएगा, पानी दिया जाएगा, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लंबे समय तक मॉइस्चर रिटेन रखते हैं। तो बेनिफिट क्या हुआ कि भाई ज्यादा से ज्यादा पानी हमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले मान के चलिए कि एक दिन में 2 बार हम इरिगेशन करते थे, तो हो सकता है हमें एक ही बार इरिगेट करने की जरूरत पड़े, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और लंबे समय तक मॉइस्चर रहती है, और प्लांट्स के लिए मॉइस्चर जरूरी है, ठीक है। तो 2 चीजें होती है, एक तो हम वाटर की वेस्ट कम कर देते हैं और वाटर का अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए वापसा या फिर मॉइस्चर मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि वाटर मतलब जो सॉइल होते हैं ना, सॉइल को इस तरीके से रखा जाता है कि भाई वाटर और एयर मॉलिक्यूल सॉइल के साथ रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करते रहें, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो हेल्दी। ओके, तो बेनिफिट क्या है, रिड्यूसिंग इरिगेशन एंड द वाटरिंग इज रिक्वायर्ड ओनली आफ्टर सर्टेन गैप। ये 2 चीजें हमने आपको बताया। अब आप आइए सिग्निफिकेंस के बारे में। तो जो आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के टॉपिक की बात कर हमने की है, तो बहुत सारे सिमिलैरिटीज होंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हमने आपको बताया है उस प्रिंसिपल्स पर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आएगा तो कहीं ना कहीं डायग्राम बना के, या फिर अगर डिमांड है क्वेश्चन की, तो आप जरूर इसे मेंशन करेंगे। तो सिग्निफिकेंस देखिए, क्रॉप प्रोडक्टिविटी और सॉइल फर्टिलिटी को ये इम्प्रूव कर देगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से। सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज नहीं होंगे। एक केस स्टडी भी दी जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश में जो फार्मर्स है वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वहां पर देखा गया है कि भाई सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है यील्ड्स में, प्रोडक्शन में, इन द पल्सेस मिलेट्स। ओके, उसके बाद है आपका कॉस्ट रिडक्शन फॉर फार्मर्स। तो फार्मर्स के लिए कॉस्ट में कमी आ सकती है, कैसे, क्योंकि फार्मर्स को वो जो फर्टिलाइजर्स मैन्यूर्स खरीदने पड़ते थे दुकान में जाकर, वो नहीं खरीदने पड़ेंगे। उसके साथ साथ जो इरिगेशन बार बार किया जाता था, उसके कारण बिजली का बिल भी आता था, वो सब भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट कम हुआ तो फार्मर के इनकम को डबल करने में भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या क्या यूज होता है, आपका काउ डंग, यूरिन बेस्ड फॉर्मुलेशन, यही सब चीजें होती है। एंड एक डाटा के अनुसार ये बोला गया है कि जो फार्मर्स हैं कर्नाटका में, वो अब प्रैक्टिसिंग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, कहीं ना कहीं 30% रिडक्शन आया है उनके कोस्ट में, उनके इनपुट कोस्ट में, ठीक है। उसके बाद हेल्दियर फूड प्रोडक्शन। हेल्दियर फूड प्रोडक्शन में आपका जो न्यूट्रिशनस वैल्यू होगा इन प्रोडक्ट्स में वो बढ़कर दिखेगी, और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स होंगे ये कुछ बातें हैं।
और एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि आजकल हम आपको बता रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या फिर नेचर बेस्ड प्रोडक्ट्स इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और अगर आपने एक मूवी देखा होगा लापता लेडीज करके है, जिसको ऑस्कर के लिए भी इस साल नॉमिनेट किया गया है, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बोला गया था कि भाई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड आने वाले समय में काफी ज्यादा मल्टीप्लाई होने वाली है। तो भारत इस क्षेत्र में लीड ले सकता है क्योंकि भारत इस मेथड से ऑलरेडी वाकिफ है, प्रैक्टिस भी करता आया है और इसके मार्केट वैल्यू रियलाइजेशन भी काफी ज्यादा है। तो फार्मर्स के लिए एक तो ये है कि कॉस्ट बेनिफिट होगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात रेवेन्यू भी ज्यादा आएगी अगर इसको एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट किया जाता है तो। और ये सिर्फ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वाले प्रोडक्ट्स की बात नहीं है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात है। बस सर्टिफिकेशन जो है वो मिल जानी चाहिए और जो सर्टिफिकेशन मिलती है उसके दिए जाने में प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें हैं, नहीं तो जो डेवलप कंट्रीज है उनका क्वालिटी चेकअप्स काफी मजबूत होता है और कुछ भी त्रुटि आई तो फिर प्रोडक्ट लेने से इनकार कर देंगे। सो दिस इज द मैटर, हमने आपको समझा दिया है। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी तो है ही, इट प्रिवेंट्स सॉइल डिग्रेडेशन, सैलिनेशन को भी कम करता है, वाटर कंटेमिनेशन को भी कम करता है, रिड्यूस करता है। तो हमने ये सब कीवर्ड्स ऑलरेडी आपको समझा रखे हैं, तो आप बढ़िया से देखिए, ठीक है। चैलेंजेज क्या है? तो चैलेंजेज ये हैं कि पहली बात तो ये है कि जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है इसका पेनिट्रेशन काफी ज्यादा एरिया पर अभी हुआ नहीं है भारत में खासकर। जैसे ये जो आपके JBNF है मेनली कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सब में डोमिनेटेड है। नॉर्थ इंडिया में इसकी प्रैक्टिस अभी भी उतनी ज्यादा नहीं है, एक ये इशू आती है। और दूसरी बात ये है कि इसकी इफिकेसी पर भी सवाल उठता है, लिमिटेड डाटा है अभी और अभी प्रॉपर इसकी टेस्टिंग वैलिडेशन नहीं हुई है। तो कल को ज्यादा से ज्यादा फार्मर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अपनाने लगे लेकिन पता चला कि भाई यील्ड लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, तो हमारे फूड सिक्योरिटी पर भी दिक्कत आ सकती है। साथ के साथ फार्मर का तो लॉस होगा, उन्होंने भाई शिफ्ट किया, पता चला प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्रॉप सड़ गए, पेस्ट अटैक हो गया। तो कहीं ना कहीं जब तक एक्सपेरिमेंट्स रियलिटी की तरफ नहीं आते हैं, साइंटिफिक स्क्रूटनी नहीं हो जाती है, तब तक ये चैलेंज रहेगा कि हम ऑल इंडिया लेवल पर या फिर ब्रॉडर लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट कर सके। उसके बाद है कि एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो तो रहते ही है, जैसे MSP का इशू, स्टेगनेंट प्राइसेस। उसके बाद देखिए चैलेंजेस फ्रॉम द कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड्स, जैसे जो फार्मर्स इसे अडॉप्ट करेंगे तो हो सकता है उनको नॉलेज ना हो, प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, ट्रेनिंग नहीं हो, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। साथ के साथ भाई क्वालिटी सीड्स चाहिए तो उसके लिए हर लोकेशन पर सीड बैंक अवेलेबिलिटी हो, जो कि नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो गए उनको मार्केट तक लेके जाना है, तो एक तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दूसरी बात यह है कि कोल्ड चेन फैसिलिटीज हर जगह पर नहीं है तो फसल सड़ जाते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि ये सब इश्यूज तो वैसे भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में रहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो इश्यू हैं हमने वो तो डिस्कस किया है, ये सब भी इश्यू हैं जो हमारे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट्स फेस कर सकते हैं। मार्केटिंग इश्यू है। उसके बाद क्या रास्ते हैं? एक तो ये है कि भाई लोकल मार्केट स्टेब्लिश किए जाएं ताकि जो फार्मर्स हैं उनको फेयर प्राइसेस मिले उनके हार्वेस्ट के लिए। उसके बाद देखिए कैश इंसेंटिव्स दिया जा सकता है अगर कोई फार्मर्स जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, उसको कल्टीवेट करना शुरू करते हैं, कल्चर में लाना शुरू करते हैं। कुछ स्टेट्स वैसे इंसेंटिव देते हैं, आप उनके नाम लिख सकते हैं। और नेशनल लेवल पर आप देखिए राष्ट्रीय
कृषि विकास योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना, ये वैसे परंपरागत वाला जो है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है, बाकी जो कृषि विकास योजना है ऑल ओवर एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। तो इसको कुछ ट्विस्ट किया जा सकता है इसके प्रोविजंस में, स्कीम के प्रोविजंस में, ताकि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी आ जाए। जो फार्मर्स इस चीज को प्रमोट करते हैं उनको भी इंसेंटिव्स मिल जाए। ओके, उसके बाद देखिए अगर हम बात करें नेशनल मिशन ऑन नेशनल फार्मिंग, इसको भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम भी कहते हैं। हिंदी से पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है, और ये परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर आता है, और परंपरागत कृषि विकास योजना अम्ब्रेला स्कीम है। ओके, इसके अंतर्गत आता है ये, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है। तो ये कुछ आप याद भी रख सकते हैं, ध्यान रखना है। कहीं पर भी एग्रीकल्चर स्कीम्स का यूज करना हो आंसर राइटिंग में तो करिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्वेश्चन आया तो आप इसे यूज करिए, परंपरागत कृषि विकास योजना आप इसे यूज करिए, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास यूज करिए, कहीं ना कहीं आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर दिया। अब यहाँ से आप थोड़ा रिकॉल करिए कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में वो जो 4 प्रिंसिपल्स थे उसके नाम क्या क्या है और उनके एसोसिएटेड फंक्शंस क्या है। उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को लेकर, और ये तो हमने कुछ चैलेंजेस की बात करी, और चैलेंजेस आप डिस्कवर करिए, ठीक है, और सोचिए कि क्या हो सकता है और क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्ट करके बताया कि अगर इसको प्रमोट किया जाता है तो इंटरनेशनल मार्केटिंग की जाती है तो फार्मर्स के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, और बाकी तो इन्वायरमेंटल एंगल जुड़ा हुआ ही है। ओके, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जब कोई केमिकल्स नहीं थी, फर्टिलाइजर्स नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही तो होती थी। लेकिन दिक्कत ये हुई ऑर्गेनिक फार्मिंग में कि पॉपुलेशन तो बढ़ती चली गई, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो की जाती थी उसके कारण पैदावार नहीं बढ़ी, प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं हुआ, प्रोडक्टिविटी नहीं होता था। इसलिए डिमांड को फुलफिल करने के लिए, सप्लाई डिमांड मैनेज करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए यह जरूरी था कि भाई तेजी से प्रोडक्शन हो। तब जाके आप देखिए कि केमिकल सब की डिस्कवरी, खोज की गई जो एग्रीकल्चर सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा दे, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे, ठीक है। तो आज आप देखते हैं कि पॉपुलेशन भले ही तीव्र गति से बढ़ी, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा है। इंडिया का डाटा आप देख सकते हैं, हर एक साल जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स की वो बढ़ते हुए दिखती है, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्टर वैसे आ जाता है मॉनसून का फैक्टर, कि अगर मॉनसून सही सलामत आया, बैलेंस अप्रोच के साथ आया, तो फिर पैदावार काफी ज्यादा अच्छी होती है। जैसे इस बार आप देखिए कि जो मॉनसून आया इसने बहुत ज्यादा डिवास्टेशन भी लेकर आया, महाराष्ट्र में फ्लड्स, केरला में फ्लड्स। तो जो वेजिटेबल सब उगाते थे यहाँ पर फार्मर, उसके कारण नुकसान हो गया भाई, ट्रांसपोर्टेशन ठप, उसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड में पानी भर गया, तो कहाँ से हार्वेस्ट किए जाएंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि मार्केट में सब्जियों सबके जो दाम है ना वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं। तो इसका एक फैक्टर ये भी है मॉनसून, बाकी अदर फैक्टर्स भी हैं, लेकिन एक मेजर फैक्टर मॉनसून भी होता है। तो थोड़ा सा हमने शिफ्ट कर गए अपने टारगेट से, थोड़ा ओवरव्यू देना अच्छा लगता है ताकि आप चीजों को समझ सके। तो आइए ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, लंबे समय से ये चलती आ रही है। इसमें क्या होता है, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट होता है, यानी कि हम कोई केमिकल्स, फर्टिलाइजर सब यूज नहीं करते हैं पेस्ट को मारने के लिए। यहाँ पर हम बल्कि फार्मिंग मेथड्स लाइक एग्रो फॉरेस्ट्री, क्रॉप रोटेशन, राइजोबियम बेस्ड प्लांट्स, इन सब का हम कल्टीवेशन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सॉइल की हेल्थ बरकरार रहती है और पेस्ट भी मैनेज्ड होता है। ओके, उसके बाद देखिए इट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल लॉज। ये तो खास बात यही है ऑर्गेनिक फार्मिंग की
और सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि जो हम ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हैं तो बेसिकली ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से ही बनाए गए होते हैं, तो सॉइल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, साथ के साथ क्रॉप के यील्ड को भी इंक्रीज करते हैं। और सबसे खास बात ये है कि जो हम लोग कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, तो हमारे हेल्थ पर भी नेगेटिव असर नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हेल्थ ऑफ द सॉइल, हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम, हेल्थ ऑफ द पीपल, ये सब इंश्योर हो जाता है आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग से। ठीक है, तो अब आप देखिए कि कंपैरिजन किया गया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का विद द ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक बात ध्यान यही रखना है आपको कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कंपोस्ट, मैन्योर ये सब यूज करते हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल। यहाँ पर क्या है, नेचुरल फार्मिंग में उसको हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, कंपोस्ट इन सबको भी नहीं देते हैं, वो जो ट्रीटमेंट हमने 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं उसी के माध्यम से बस फार्मिंग की जाती है, ये ध्यान रखना है। जैसे आप देखिए जो आपके नेचुरल फार्मिंग है इसमें भी क्या होता है, अवॉइड प्रैक्टिसेस लाइक प्लॉजिंग, टिलिंग एंड मैन्योरिंग, ये सब नहीं किया जाता है। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, ये जो प्लॉजिंग टिलिंग है, प्लॉजिंग मतलब वही होता है कि जब क्रॉप लगाने से पहले जो मट्टियों को पूरा ट्रैक्टर से आप देखते होंगे कि गैप बनाया जाता है, उसी को प्लॉजिंग कहते हैं। ठीक है, टिलिंग का मतलब हुआ कि सॉइल को ऊपर नीचे एडजस्ट करना, वो होता है आपका टिलिंग। ओके, और अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो एक तो ये है कि भाई मार्केट अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्लोबल लेवल पर भी और इंडिया के लेवल पर भी। और इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगी, फार्मर्स के इनकम भी डबल होंगे, साथ के साथ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी है। उसके बाद इन्वायरमेंटल एडवांटेज तो है ही, जिस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आप देखिए लैंड डिग्रेडेशन से बच सकता है, साथ के साथ सॉइल की हेल्थ है वो तो मेंटेन होगी ही, अपार्ट फ्रॉम जो आपके ह्यूमन हेल्थ है वो भी अच्छा होगा। लेकिन एक दिक्कत ये रही, आपने सुना होगा श्रीलंका के क्राइसिस के बारे में। 2021 में ये क्राइसिस शुरू हुई थी, तो क्राइसिस के बहुत सारे फैक्टर्स थे वहां पर, लेकिन एक फैक्टर जो बताया गया था, जो न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, वो ये कि वहां की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ले लिया कि भाई अब जो है हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही प्रमोट करेंगे। तो जब फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हुए तो प्रोडक्शन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकी, फार्मर्स का लॉस ज्यादा हो गया, एंड इट बिकम वन ऑफ द रीजन फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। तो कहा जाता है कि ये सब जो चीजें हैं एक्सपेरिमेंटल लेवल पर है, तो भाई सडन शिफ्ट करोगे आप तो उसका नुकसान हो सकता है। तो ये आप केस स्टडी जरूर लिख सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो हासिल हो जाए, इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स लोकलाइज एरिया पर किए जाते हैं। उसके बाद जब सक्सेस आएगा तो थोड़ा सा एरिया ब्रॉड किया जाता है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है तब फिर हम इसको बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सडन ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। ओके, चैलेंजेस क्या है, एक तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी, लाइक ऑर्गेनिक मैन्यूर हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो भाई कॉस्ट ज्यादा आता है। एंड फिर है कम्प्लेक्सिटीज ऑफ गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट रिलीज करती है कि भाई इस तरीके से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, ये सब कैसे किया जाएगा। तो जो फार्मर्स होते हैं उतनी ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है, तो उसके कारण समस्या ये आती है कि इन गाइडलाइंस को वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो जो प्रोडक्शन है उसमें कंप्रोमाइज हो सकती है, या फिर जो आपका सप्लाई चेन का पूरा तरीका होता है उसको भी वो समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेशन हर्डल्स आती है। सर्टिफिकेशन हर्डल्स का मतलब ये हुआ कि भाई लेट्स से कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना तो दिए, लेकिन मार्केट में सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स अगर होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है।
तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में डिफरेंस करने के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी होता है। अब पता चला सर्टिफिकेशन देने में ही अथॉरिटी डिले कर रही है, या फिर कभी कभी फेक सर्टिफिकेट भी ले लिया जाता है। तो इसके कारण फार्मर्स को हर्डल आती है। देख सकते हैं आप, कॉस्ट एंड एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप ऐसे ही सिंपली केमिकल बेस्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं भाई, मार्केट के में जाकर बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑर्गेनिक वाला है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है, सर्टिफिकेशन लेना। सर्टिफिकेशन वैसे जरूरी भी होता है, तभी तो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, रिकॉग्निशन होगा कि हाँ ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। नहीं तो ऐसे में तो कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक कह देगा, है ना। तो क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं आप देखिए, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन टू फोस्टर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। उसके बाद देखिए परंपरागत कृषि विकास योजना, ये तो है ही। उसके बाद सर्टिफिकेशन स्कीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट्स फूड इन द नेशन इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फूड डोमेस्टिकली एंड इम्पोर्ट्स, ये चीजें हैं। और यहाँ पर जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है, इसमें क्या होता है, ये जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई किया जाता है, इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो वे फॉरवर्ड में वही है कि भाई ऑर्गेनिक लैंड एरिया को एक्सपेंड करने की जरूरत है, अलोंग विथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उसको भी ग्रो किया जाए, सप्लाई चेन इफेक्टिव हो ताकि फार्मर्स को लॉस ना हो, जो भी इनपुट्स चाहिए लाइक मैन्योर, कंपोस्ट, उसकी अवेलेबिलिटी भी हो। नेक्स्ट इज मार्केट एक्सेस एंड फेयर प्राइसेस, क्योंकि प्रोडक्ट्स बना लिए, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो गया, अब उसको मार्केट तक ले जाना ये भी जरूरी है ताकि जो वैल्यू है उस प्रोडक्ट की उसको रियलाइज किया जाए। और इसके लिए इंटीग्रेटिंग द सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, ये सब जरूरी है। एंड फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है ताकि अच्छे से पेस्ट मैनेजमेंट हो एंड सीड वेराइटी अच्छी क्वालिटी की आए, क्योंकि इस पर भी निर्भर करता है क्वालिटी ऑफ सीड्स क्या है हमारी। तो ये कवर करने के बाद अब हम चलते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में क्या होता है कि यहाँ पर हम क्लाइमेट को भी ध्यान में रख के एग्रीकल्चर करते हैं। मतलब आप समझिए कि इसके अंतर्गत ये नहीं है कि हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे। ओके, तो अगर हम FAO के डेफिनेशन की तरफ जाएं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN, तो इसमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को किस रूप से डिफाइन किया गया है, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट बूस्ट प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इम्प्रूव रेजिलियंस, डिक्रीज और एलिमिनेट ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड कंट्रीब्यूट टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर से भी जो आपके ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, जैसे मीथेन इमिशन होता है राइस फील्ड में, ठीक है। तो इसके कारण क्लाइमेट पर निगेटिव असर पड़ता है, तो उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए जरूरी है कि हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़े। और इसमें एक आपका 3 पिलर आ जाता है, एक तो है प्रोडक्शन फोकस, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लाइव स्टॉक, सी फूड, प्लस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करते हैं। फिर है आपका एडेप्टेशन स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि कभी कभी अचानक से ड्राउट आ जाता है, फ्लडिंग आ जाती है, तो वैसे में क्रॉप्स का नुकसान हो जाता है। तो किस तरीके से हम एक्सट्रीम सिचुएशन में क्रॉप्स के लॉस को बचा सके, वो भी एक इम्पोर्टेंट पिलर होता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में, ठीक है। उसके बाद है मिटिगेशन एफर्ट्स, लाइक the CSA aims to reduce or eliminate the greenhouse gas emission and preventing agricultural deforestation, soil and trees प्रमोट किए जाते हैं, टू एक्ट एज कार्बन सिंक्स, उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा इसमें
डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको ये सब यूज करना है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को भी कंसर्न रखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद इकोलॉजिकल सर्विसेज को भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, लाइक क्लीन एयर, वाटर, फूड एंड मटेरियल्स, सेफगार्डिंग द इकोलॉजिकल सर्विसेज। साथ के साथ मल्टीपल एसेस पॉइंट्स लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है इसमें, इंश्योरेंस स्कीम्स, वैल्यू चेन्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सब प्रमोट किए जाते हैं। उसके बाद कंटेक्स्ट डिपेंडेंट अप्रोच होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक जगह पर अगर हम एक इनिशिएटिव्स ले रहे हैं तो दूसरी जगह पर वही इनिशिएटिव्स काम करेंगे, तो दूसरी जगह पर दूसरा इनिशिएटिव हम ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर देता है। ठीक है, जैसे आप देखिए कि एक जगह पर भाई वाटर की क्राइसिस है, लेकिन दूसरी जगह पर क्या है कि जो आपका पेस्ट अटैक ये सब ज़्यादा होते हैं। तो एक ही अप्रोच हम इन दोनों लैंड पर, दोनों जगहों पर नहीं लगा सकते। तो ये ऑप्शन आपका मल्टीपल मतलब कंटेक्स्ट डिपेंडेंट अप्रोच प्रोवाइड करता है बाय सीएसए। उसके बाद मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को भी इंक्लूड किया जाता है, लाइक टूरिस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल, वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो ये है चैलेंजेस हो सकते हैं आपके, वही सिमिलर चैलेंजेस है, नॉलेज एंड स्किल गैप्स। ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकता है कि भाई अब जैसे फॉर एग्जांपल ड्रोन के माध्यम से हम फर्टिलाइजर छीटे ताकि हर लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो भाई पैसे लगेंगे, खर्च बढ़ेगा, तो ये एक चैलेंजेज आती हैं। उसके बाद अनसर्टेन क्लाइमेट प्रोजेक्शंस, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेस, तो ये कुछ बेसिक चैलेंजेज हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, तो आप देखिए नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल वाटर मिशन टू इंश्योर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंक्रीज वाटर यूज इफिशिएंसी। तो कुछ इनिशिएटिव्स हैं, और जब हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो और भी कुछ नए नए इनिशिएटिव्स निकल कर आते हैं, तो आप उसे जरूर इंटीग्रेट करेंगे। इसमें उतना कोई खास इंसेंटिव्स नहीं दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए हैं, तो आप करंट अफेयर से जरूर सप्लीमेंट करेंगे। तो जो हम विजन आईएएस के मैगजीन डिस्कस करने वाले हैं उन सब में भी एग्रीकल्चर का टॉपिक्स आता है, तो आप जरूर मैगजीन्स को देखें। तो वे फॉरवर्ड में क्या है, पॉलिसी सपोर्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसके बाद नॉलेज एंड कैपेसिटी बिल्टअप करने की जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए। ओके, तो यहाँ तक हमने पूरा एग्रीकल्चर के रिलेटेड टॉपिक को समाप्त कर दिया है, और उतना कोई खास समझने वाली लायक थी नहीं, फैक्चुअल चीज़ें थी, तो आराम से आप इसको एक दो बार देखेंगे, चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है, और इसको मेंस आंसर राइटिंग में इंटीग्रेट करना बिल्कुल ना भूलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गया, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया, इस पर यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछा है जीरो बजट पर। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेसिक्स क्लियर हो गए आपके, उसके क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या चैलेंजेज हैं। तो और भी न्यूज़पेपर में जो आपको मिलते हैं, तो आप ऐसे टॉपिक्स को जरूर पढ़ें। इट विल इंक्रीज योर नॉलेज कैपेसिटी इन दिस टॉपिक, और जितना आपको अच्छा अवेयरनेस रहेगा उतना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, दैट्स द मैटर। अब चलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के टॉपिक में। तो आप देखेंगे कि भाई आज के समय में जो वेस्ट जनरेशन है, चाहे रूरल एरियाज में बात करें या फिर अर्बन एरियाज में, वो काफी तेजी से हो रहा है। वेस्ट मतलब कचरा। अब ये कचरा तो विभिन्न टाइप के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, लाइक प्लास्टिक्स। तो जब ये इन्वायरमेंट में जाता है, नेचर में जाता है, तो ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। जैसे आप इस चीज को देखिए कि जो केमिकल्स हॉस्पिटल सब में यूज होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो चलिए उसको अच्छे तरीके से डिग्रेड या फिर उसको हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करके बस इन्वायरमेंट में थ्रो कर देते हैं, तो वो सब टॉक्सिक वेस्ट है।
और जब वो सॉइल सब में जाते हैं, वाटर में जाते हैं, ग्राउंड वाटर में पेनिट्रेट हो सकते हैं ड्यू टू द रेनफॉल, तो कंटेमिनेशन करेंगे और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के थ्रू ह्यूमन के पास भी वो पहुंचते हैं, अदर स्पीसीज वो भी उसके इंटरफेरेंस में आ जाते हैं, तो फिर बायोडाइवर्सिटी पर भी नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू हमने दे दिया आपको। और एक और आप चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आजकल ये जो वेस्ट जनरेट होते हैं ना, जनरली आप देखेंगे उनको रिवर के पास या फिर कोई लेक है तो उस लेक के आसपास उनको थ्रो कर दिया जाता है, ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, थ्रो कर दिया जाता है। अब आप समझिए कि कभी को रेनफॉल हुआ या फिर जो धूप होता है, ठीक है, तो केमिकल्स रिलीज होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स, और वो फिर ग्राउंड वाटर में पेनिट्रेट करते हैं, रिवर्स में पेनिट्रेट करते हैं, और फिर वही वाटर हम लोग ड्रिंक करते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन के हेल्थ को ही प्रभावित कर रहा है, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, लेकिन ह्यूमंस को भी काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है आने वाले समय में और भी। इसलिए सुनिश्चित समय पर सुनिश्चित एक्शन लेना जरूरी है। तो वेस्ट के बारे में बेसिक्स तो वैसे पता ही होगा आपका, मटेरियल, सब्सटेंस, बाय प्रोडक्ट जो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, जो यूजफुल नहीं होते हैं, ठीक है, एंड इट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड, इन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, इंस्टीट्यूशंस, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बहुत सारे सोर्सेस हैं। लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो जो कचरा जनरेट हुआ उसको किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहाँ पर, जहाँ पर उसको ट्रीट किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है और अल्टीमेटली डिस्पोजल किया जाता है। तो ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है इसी को हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, क्यों हम करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट? पब्लिक हेल्थ को रिड्यूस करने के लिए, रिसोर्स डिप्लीशन कम हो। अब जैसे इससे हम बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको फिर हम रीयूज करते हैं अपनी इकोनॉमी में, अपने नए प्रोडक्ट्स बनाने में। एक प्लास्टिक का एग्जांपल आप ले सकते हैं। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स हमने आपको बताया। अब आप देखिए कुछ कैटेगराइजेशन वेस्ट की। तो एक तो नॉन हजार्डस होता है, हजार्डस होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। नॉन हजार्डस मतलब उतना ज्यादा इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट नहीं डालता है, और हजार्डस का मतलब ये हुआ कि काफी ज्यादा गहरा इम्पैक्ट डालता है। जैसे कुछ केमिकल्स हो गए, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट हो गए, ये कहीं अगर ह्यूमंस के कंटेक्ट में आ गए तो फिर नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है, इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ केमिकल्स जहरीली होती है, पॉइजनस होती है, इट कैन किल, जैसे मरकरी है। तो मरकरी जो है वो काफी ज्यादा पॉइजनस एलिमेंट है, थोड़ा सा भी कांटेक्ट में आएगा तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हजार्डियस वेस्ट की, तो इसमें आपका टॉक्सिक वेस्ट आ जाते हैं, दैट कैन कॉज हार्म टू ह्यूमंस, एनिमल्स, इकोसिस्टम। टॉक्सिक का मतलब ही होता है जहरीला। उसके बाद फ्लेमेबल वेस्ट की, भाई थोड़ा सा भी अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया, चिंगारी भर की, कि आराम से ये आग पकड़ लेगा। ओके, जैसे सर्टेन केमिकल्स, फ्यूल्स। उसके बाद कोरेसिव वेस्ट है, उसके बाद रिएक्टिव वेस्ट है। रिएक्टिव मतलब वो होता है कि भाई जो रिएक्ट कर जाते हैं अदर केमिकल्स या एलिमेंट से मिलके। इसमें सबसे बड़ा है आपका ये रेडियो एक्टिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव, ये सब आ जाते हैं। फिर एक आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल मतलब जिस जो समय के साथ डिग्रेड हो जाएगा, सड़ गल जाएगा, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है कि जो नहीं गलेगा, नहीं सड़ेगा, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, मेटल्स हो गया, ग्लास हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। उसके बाद कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है, तो आपको कुछ फैक्ट्स ध्यान रखना है। एक तो ये है कि भारत में कुल इतने वेस्ट जनरेट होते हैं। अब तो ये तो याद रखोगे नहीं ना, याद ये रखना है कि जो भी वेस्ट जनरेट होते हैं हमारे देश में, 75% ऑफ द वेस्ट इज प्रोसेस्ड, ओके, एंड
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक डाटा रिलीज किया, उसमें ये बोला गया कि भाई एनुअल वेस्ट जनरेशन जो है भारत में बढ़कर 165 मेट्रिक टन होने वाली है 2030 आते आते। ये जो आपके मेट्रिक टन है ना, मेट्रिक टन का मतलब होता है 1000 kg। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है। उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट की बात करें तो अच्छा खासा प्लास्टिक वेस्ट भारत जनरेट करता है, लेकिन खास बात ये है, देखने वाली बात है कि ओनली 30% ऑफ इट इज रिसाइकल। बस 30%, मतलब 70% ऐसे ही पड़े रहते हैं। उसके बाद हजार्डियस वेस्ट की बात करें तो आप देखिए कि लगभग आपके 7.90 मिलियन टन्स ऑफ हजार्डियस वेस्ट एनुअल लेवल पर जनरेट होते हैं। और फिर इस वेस्ट के वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, तो उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ई वेस्ट की बात करें तो आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू ई वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट इन इंडिया 2022-27 रिपोर्ट, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल ई वेस्ट प्रोडक्शन का। ई वेस्ट में आपके हो गए जैसे मोबाइल डिवाइसेस सब हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब हैं, तो ये सब ई वेस्ट में आ जाते हैं। इसका कारण भी है क्यों हम थर्ड लार्जेस्ट हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इन सब प्रोडक्ट्स की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले तो अर्बन एरियाज में ही थी, अब तो ये रूरल एरियाज में भी पेनिट्रेट हो रहा है। तो बात आती है निकल कर कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए और क्या इश्यूज आती हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। उससे पहले मैंने आपको बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में नहीं बताया। वो आपके जो हॉस्पिटल सब होते हैं, नर्सिंग हाउसेस होते हैं, वहाँ सब से जो वेस्ट निकलते हैं वो आपके बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। खतरनाक होते हैं ये। और आप देखिए ऑन एवरेज 609 मेट्रिक टन पर डे बायोमेडिकल वेस्ट रिलीज किए जाते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या तरीका है, इसके अंतर्गत हम करते क्या है, तो एक तो ये है कि भाई कलेक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं, डिस्पोज करते हैं सॉलिड वेस्ट को। और इससे रिलेटेड क्या चैलेंज आता है, तो एक तो वेस्ट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है और अभी हमने देखा भी टारगेटेड क्या है और आने वाले समय में बढ़ेगा। अब वेस्ट जनरेशन बढ़ क्यों रही है, इसका एक तो है कि पॉपुलेशन, वो तो है ही, पॉपुलेशन यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स तो बाय प्रोडक्ट तो जनरेट होगा ही। लेकिन दूसरी बात आप देखिएगा कि जो आपके ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो पहले अर्बन एरियाज में ही रेस्ट्रिक्टेड थे, लेकिन अब जो है ई कॉमर्स कंपनीज अब रूरल एरियाज में भी जा रहे हैं, रिमोट से रिमोट लोकेशंस पर भी उनकी पहुंच हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस कहीं पर भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पर भी हो सकता है। तो उसके कारण आपका कंजम्पशन डिमांड बढ़ा तो फिर आपका जो बाय प्रोडक्ट्स वो ज़्यादा जनरेट होंगे, ठीक है। जैसे मोबाइल फोन्स की बात करते हैं तो अब रूरल एरियाज में भी कॉमन है, ठीक है। कुछ नई चीज मार्केट में आई, अर्बन मार्केट में, वो रूरल एरिया में पहुंच जाते, क्यों, ई कॉमर्स के माध्यम से इतना ज़्यादा मजबूत सप्लाई चेन हो गया है। ओके, उसके बाद आप देखिए वेस्ट कंपोजिशन, जो वेस्ट निकलते हैं उसमें डाइवर्स वेराइटीज है। जैसा हमने अभी देखा भी, प्लास्टिक्स भी हो गया आपका, उसमें आपके केमिकल्स भी हो गए, तो उसको सेग्रीगेट करना, सॉर्ट आउट करना मुश्किल होता है, तो उसके कारण रिसाइकलिंग रीयूज में भी दिक्कत आती है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है, लाइक इनएडिक्वेट वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पर सही उपलब्ध नहीं है और कहीं कहीं पर वेस्ट मैनेजमेंट इम्प्रॉपर तरीके से होता है। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहे हैं। आप इसको ऐसे ही एक बार पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो हम एक बार आपको बस कंटेक्स्ट देते जा रहे हैं ताकि आप चीज़ों को आसानी से ग्रेस्प कर सके। ओके, फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक कंसर्न रहता है, अगर इम्प्रॉपर डिस्पोजल होता है सॉलिड वेस्ट का, इट कैन लीड टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल कंटेमिनेशन। उसके बाद हेल्थ रिस्क तो है ही, लाइक वेरियस डिजीज एंड एक्सपोजर टू hazardous मटेरियल्स। तो इसके कारण हमारी बॉडी प्रभावित हो सकती है। सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, लाइक इनफॉर्मल वेस्ट पिकिंग इशू,
उसके बाद मार्जिनलाइज कम्युनिटी, यही सब जो है इस धंधे में रहते हैं, ठीक है। और ये अपलिफ्ट नहीं हो पाते, इनका सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाता है, और इनकी अपनी चैलेंजेज है, पैसे कम मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। फिर आता है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल। इसमें क्या होता है कि सॉलिड वेस्ट जो मैनेज किए जाते हैं, उसको ट्रीट किया जाता है, उसके वेरियस साइकिल्स हैं, और ईच साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट। और यहाँ पर आप देखिए जो एक ग्राफ है, आपको ध्यान रखना है कि एक तो पहले वेस्ट जनरेट हुआ, ठीक है, तो उस वेस्ट जनरेट किया तो ऑन साइट हमने उसको हैंडल कर दिया, जहां पर सेपरेट करना हो जिस भी वेस्ट को अलग अलग करके कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपके ट्रीटमेंट प्लांट्स है वहां पर उसको ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, प्रोसेसिंग सब होता है, और अल्टीमेटली डिस्पोजल होता है। ओके, उसके बाद देखिए नेशनल इनिशिएटिव्स क्या है फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने इश्यू कर रखी है 2016 में, विच लेज डाउन वेरियस गाइडलाइंस रेगुलेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जिसमें वेस्ट सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग की बात कही गई है। उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी वेस्ट है ना, उससे हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं खासकर उसको अगर डिकम्पोज किया जाए इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो फ्यूल के रूप में भी गैसेस रिलीज करते हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल भी दिया जाता है, जैसे दिल्ली का जो तिमारपुर ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, और इसमें म्यूनिसिपल वेस्ट तो आ ही जाते हैं, और उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी सब प्रोड्यूस की जाती है। फिर प्रोजेक्ट रीप्लान देखेंगे तो इट एक्सप्लोर्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाइक क्रिएटिंग प्लास्टिक कैरी बैग्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग कॉटन फाइबर्स। तो अब कॉटन फाइबर्स के कुछ अंश प्लास्टिक बैग्स में मिक्स कर दिए जाते हैं, तो कम से कम प्लास्टिक का जो यूज है वो तो थोड़ा सा कम होगा ना, क्योंकि पहले हम पूरी 100% प्लास्टिक डाल देते थे। अभी क्या है, कॉटन को मिक्स कर दिए तो कम से कम चलो 90% प्लास्टिक, 10% तो कॉटन आया। तो कल को अगर कुछ इनोवेशंस होती है तो हो सकता है हम 50-50 पर पहुंच जाएं। ओके, ये पॉइंट है। उसके बाद देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या बात करता है। तो इस रूल्स के अनुसार वेस्ट सेपरेशन को 3 कैटेगरी में रखा जाएगा। एक तो है कि वेट वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। फिर ड्राई वाले क्या हैं, लाइक प्लास्टिक, पेपर, मेटल, वुड, ये आ जाते हैं। फिर डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट में डायपर्स, नैपकिन्स, एम्प्टी कंटेनर्स, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और जो भी वेस्ट जनरेट करते हैं, वेस्ट जनरेटर्स आर मैंडेटेड to hand over segregated waste to authorized rag pickers, waste collectors, and जो वेस्ट जनरेटर है उनको पैसे भी पे करने होते हैं, लाइक यूजर फी, स्पॉट फाइन, अगर वो सेग्रीगेट नहीं करते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए 4R प्रिंसिपल की बात की गई है। इस 4R प्रिंसिपल में क्या है, एक तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी और रिक्लेम। ये तो हमने ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन्वायरमेंट के टॉपिक में, भाई रिसाइकल, रीयूज, ये सब करो। ओके, तो वे फॉरवर्ड में क्या है, वेस्ट रिडक्शन हो, सोर्स सेग्रीगेशन हो, कम्युनिटी इंगेजमेंट हो, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए, और इनोवेटिव फाइनेंसिंग हो, क्योंकि पैसे की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। लाइक ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से पैसे मोबिलाइज कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट के माध्यम से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, ये सब। तो लास्ट में यही बोला जा रहा है कि इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड पब्लिक हेल्थ। तो ये पूरा टॉपिक यहाँ तक आपका खत्म हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, और फिर ये टॉपिक पूरा आपका खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर और जरूरत है, उसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। थोड़ा PYQ भी हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा आप
क्लैरिटी आपको मिली होगी। और थोड़ा हमने फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझने पढ़ने लायक था नहीं, तो जहाँ-जहाँ कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी वो हमने बता दिया, और बाकी हम आगे तो डिस्कस करने ही वाले। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ तक देखे हैं, और अगर आपने देखा है तो जल्दी-जल्दी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।